आरएनएस इक्वेशन ना, ठीक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे आर्हेनियस थ्योरी बोलते हैं। आर्हेनियस ने क्या बताया जरा देखते हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई भी रिएक्शन किस तरीके से चेंज हो सकता है, किसी भी रिएक्शन का रेट किस तरीके से चेंज हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे इसमें, ठीक है। एवरी इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री, एवरी increase in temperature by 10 degree अगर चेंजमेंट हो तो चाहे डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो, दोनों बातें सीखो, ठीक है। लेकिन increase the collision frequency only by 2%. Increase the collision frequency only by 2%. But rate constant and rate of reaction will be double. But rate constant and rate of reaction will be double. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, Arrhenius gave a relation between rate constant K, comma activation energy EA, rate constant K, activation energy EA and temperature T. EA and temperature T। वो जो इक्वेशन था वो कुछ ऐसा, N by capital N, this is equal to K by A, this is equal to e to the power minus EA by RT। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये N by N क्या है। देखो, अगर मान लो कोई भी गैस या कोई भी रिएक्टेंट है तो क्या उसका हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी क्या? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो गई तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब अपने आप को तोड़ करके या फिर कोलाइज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी कि हर एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन तो नहीं होता। तो इसलिए हमने n by n एक फैक्टर कैलकुलेट किया, वेयर n by n is the fraction of molecule, this is the fraction of molecule whose energy या having energy equal or more than activation energy। EAR एक्टिवेशन एनर्जी कौन सा वाला है? ये E एक्सपोनेंशियल है। अब हम बता रहा हूँ यार, चिंता ना करो।
अब ये जो आप लोगों ने इसको सिंपल फॉर्म में कैसे पढ़ा होगा मैं बता रहा हूँ। दिस इज कभी कभी हो सकता है ये देखा हो k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, आपने ऐसे पढ़ा। ये ए बाई आर टी ई टू द पावर ए बाई आर टी क्या है? एन बाई एन। एन बाई एन का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच है एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। अच्छा, अब आप इसी को मैं थोड़ा सा और सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करूँगा। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो आपको k दिख रहा है, अगर यहाँ पे log ले लूँ तो क्या कोई मुझे बताएगा? log लिखने से अच्छा ln ले लूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ln k की वैल्यू क्या होगी बताओ? ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, क्या यही होगा? और आप सबको log का थोड़ा बहुत रूल तो पता ही होगा कि e टू द पावर कुछ भी हो बाहर आ जाएगा ये। तो ln k दिस इक्वल्स टू ln a प्लस माइनस ई ए बाई आर टी को बाहर रख लूँ ln e, और ln e की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं ln k दिस इक्वल्स टू माइनस ई ए बाई आर 1 बाई टी प्लस ln a। क्या ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आ गया? क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो अगर मैं इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ तो एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। y एक्सिस पे क्या लिख दूँ? ln k, और x एक्सिस पे क्या लिख दूँ? 1 बाई टी। तो बताइए जो ग्राफ बनेगा क्या उसमें कोई इंटरसेप्ट होगा? y एक्सिस इंटरसेप्ट होगा कोई? ln a। स्लोप डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। क्या इस तरीके से कुछ होगा? इसका स्लोप बता दो बेटा। स्लोप कितना होगा? ई ए बाई आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कट पॉइंट क्या होगा? क्या ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर है और उस पर जो रेट का कांस्टेंट निकल के आया है, जो रेट कांस्टेंट निकल के आया है वो अलग अलग है। तो इफ K1 at temperature T1 and K2 at temperature T2, तो जल्दी से मुझे बताओ K1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? कोई बता सकता है? आप कहेंगे a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T1, यही होगा। अच्छा, K2 की वैल्यू क्या आएगी? a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T2, क्या ये होगा? अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि K2 बाई K1 कर देता हूँ, K2 बाई K1 मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा बताइए? a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T2 डिवाइडेड बाई a e टू द पावर माइनस ई ए बाई क्या लिखूँ? आर T2। क्या यह लिख दूँ? सही है? क्या यहाँ तक समझ आ रहा कुछ? अच्छा, यहाँ पे नीचे T बना जाएगा, बहुत अच्छा। तो k ने एक को मार दिया, तो आपने कहा सर K2 बाई K1 की हमारे वैल्यू पता चल गई e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर T2, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ई ए बाई आर T1। क्या ऐसा कुछ कर दूं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? मुझे तो नहीं लग रही, पता नहीं आपको लग रही है नहीं। अच्छा, तो अगर K2 बाई K1 कर दूं तो e टू दी पावर, अगर मैं ई ए बाई आर को कॉमन ले लेता हूँ, बताओ क्या आएगा? माइनस T2, यानी कि 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर है ना बेटा? अच्छा, सही लग रहा है। लॉग ले लूँ या ln? क्या लेना चाहिए? ln। क्यों? क्योंकि e है, तो ln e की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अगर दोनों तरफ मैंने ln ले लिया तो ln K2 बाई K1 बताओ क्या आ जाएगा? ई ए बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 ln e, और ln e की वैल्यू कितनी होती है? तो क्या फाइनली हमें एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन है बेटा? ln K2 बाई K1 दिस इज इक्वल्स टू ई ए बाई आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये आर्गेनियस इक्वेशन।
जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद फिर आप इनमें से कोई से लॉग में कन्वर्ट करेंगे। ये एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है बेटा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता कर पाना, जब तक उसकी पावर कुछ नहीं चलेगा तब तक उसकी वैल्यू नहीं पता। ये जो ln लिखा हुआ है इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो जल्दी से। से विलेज कर दो बेटा। हाँ। अगर मैं लिखूं log 2.303 log k2 by k1 दिस इज इक्वल टू EA by R। आगे क्या लिखूंगा बेटा जल्दी बताओ। 1/T1 माइनस 1/T। ओके, तो यहाँ से क्या मैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? मुझे लगता है बहुत गंदी आएगी। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख दूँ 2.303 log k2 by k1 दिस इक्वल्स टू EA by R। ऊपर लिख दो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इस तरफ लेके आऊँ तो EA की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.303 R। T की जगह पे T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, क्या ये आएगा? आगे आगे क्या लिखूं? log k2 by k1। हालांकि ये आपको करना नहीं है, चिंता मत करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं नीट में, बस आपका फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ln k वर्सेस टेंपरेचर का हम ग्राफ बनाया था उसमें, लेकिन सर ln k तो इन्वर्टिव का बहुत है, टेंपरेचर के सर उसका ग्राफ ही चल रहा है। ग्राफ अलग हो गया था क्या? मैंने अभी याद नहीं, बताओ जरा। इस ग्राफ बना लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। कौन सा वाला ग्राफ बनाया था बताइए? ln k वर्सेस वो T नहीं था, एक्स एक्सिस पे ध्यान नहीं दिया, 1/T लिखा हुआ था एक्स एक्सिस। फिर से एक बार बताइए, वो जो इक्वेशन अभी मैंने कराया था जिस पर आप ये बोल रहे हैं, कोई बताया मुझे इक्वेशन कौन सा? ln k इक्वल्स टू माइनस EA बाई माइनस EA बाई R इंटू 1/T प्लस ln k। यही तो था, ln k था A। चलो ठीक है, यही था ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये y है और ये आपका स्लोप है और ये x है, तो मैंने वो जो ग्राफ बनाया था बेटा यहाँ पे 1/T लिखा था। T के लिए बनाओगे इन्वर्सली हो जाएगा। T के लिए हम ऐसे डायरेक्ट बना नहीं सकते क्योंकि e टू द पावर है ना, ln है तो डायरेक्ट हम T के लिए नहीं बना सकते। तो anyway, अगर मैं यही सेम ग्राफ एक बार लॉग में लेके चलता तो क्या कोई मुझे बता सकता है लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग बताओ। 2.303 log k दिस इज इक्वल टू माइनस EA बाई R 1/T प्लस 2.303 log a। क्या करना चाहिए? 2.303 से डिवाइड करनी चाहिए। इधर क्या आ जाएगा? log k दिस इज इक्वल टू बताओ माइनस EA बाई R इंटू 1/T, यही ना, प्लस क्या होगा यहाँ पे 2.303 भी होगा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे आगे क्या लिख दूँ? log a। अब ये y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखो। बताओ x एक्सिस पे क्या रहेगा? y एक्सिस पे log k और x एक्सिस पे 1/T। बताओ ग्राफ पे यहाँ से शुरू होगा, ऊपर से या नीचे से?
यहाँ से यहाँ तक का ये वैल्यू क्या होगी, लॉग ए। स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन या अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका स्लोप बताओ क्या होगा, माइनस ई ए अपॉन माइनस वर्ड बताएगा कि वो स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और स्लोप कितना है, ई अपॉन 2.30। लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में माइनस साइन दिया हो स्लोप में तो आप माइनस वर्ड को हो सकता है कभी कभी एग्जाम में दोनों दे दिया हो, ये भी दिया हो और साथ में इसके माइनस भी दिया हो, समझ लेना क्या लिखोगे तुम, माइनस, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ नहीं दिया तो आपको स्लोप माइनस पे लिखना ही पड़ेगा। नोट कर लिया। नेक्स्ट रीडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ बेटा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैटलिस्ट का इफेक्ट। इससे पहले कि मैं कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ूं, हम लोगों को एक बार वापस से ये देख लेना चाहिए कि K इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी लिखा हुआ है, ऐसा होना चाहिए। तो आपने कहा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट तो बढ़ गया था, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी के बढ़ाने से क्या होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपने कहा कि ये इक्वेशन साफ साफ बता रहा है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम किया जाए, बता रहा है ना। तो अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो जाने अनजाने में आपको ये पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इनवर्सली डिपेंड है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दोगे तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दोगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। आओ इसको एक ग्राफ से समझा देता हूँ, मजा आ जाएगा। मजा लेना है ना, उल्टा बोल दिया मैंने, ऐसा बोला मैंने, कभी कभी हो जाता है बेटा, ऐसा होता है, चिंता मत करो। अब इधर देखते हैं, अभी इसीलिए मैंने कहा ग्राफ से समझा दूंगा, मजा आएगा तब, ठीक है। और आप लोग मजा लेने में उस्ताद हो। मैं एक रिएक्शन बस नॉर्मली लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बी बन रहा है। अब यहाँ से मैंने रिएक्शन शुरुआत की है। अब रिएक्शन की शुरुआत मैंने कुछ ऐसे की है और आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पहले पूछ लूँगा, बाद में आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले ये बताइए, ये है, ये एनर्जी का ग्राफ है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, क्या ही फर्क पड़ता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ये जो एनर्जी का ग्राफ आप देख पा रहे हो, ये है आपका किसका एनर्जी है बेटा, रिएक्टेंट, तो यानी ई ए, और ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, ई बी है ना, बी क्या है, प्रोडक्ट। इस रिएक्शन, इस ग्राफ को देखकर तुरंत आपको बस इतना बताना है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। आप जरा यहाँ गजब का क्वेश्चन पूछ ले, हमें तो कुछ दिया ही नहीं, बस रिएक्शन को देख के कैसे बताओ एक्सोथर्मिक है, पक्का। आप कहेंगे कैसे, रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी थी,
जब रिएक्शन खत्म हो गया तो रिएक्शन के पास एनर्जी, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम हो गई, यानी कि प्रोसेस के दौरान एनर्जी क्या हुआ होगा, रिलीज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? आपने कहा सर ये एक्सोथर्मिक है, मैं मान भी जाता हूँ आप बोलते हो। तो सवाल ये है कि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, तो जो भी डेल्टा एच है वो कितना होगा? आप कहेंगे सर इतना ही डेल्टा एच है जो रिलीज हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये डेल्टा एच हो गया जो रिलीज हो रहा है। रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी? रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी? ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जिसकी अभी जरूरत है क्या करने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रोडक्ट बन किस पर रहा है? इस एनर्जी पर। तो उसे कितनी एनर्जी और चाहिए होगी जिससे वो प्रोडक्ट बना दे? बताओ बताओ बेटा। इस इतनी एनर्जी उसके पास है और इतने पे प्रोडक्ट बना है, तो कितनी एनर्जी और चाहिए जिससे वो प्रोडक्ट बनाए? क्या ये दोनों गैप होगा? ये वही एनर्जी है ना जिसकी जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी कि रिएक्शन को एक्टिव करने के लिए जरूरत पड़ेगी। एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट बैठा हुआ है, वो एक्टिव ही नहीं है, प्रोडक्ट बनेगा? मैं तो रिएक्शन ही नहीं करूँगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देनी होगी। तो वो एनर्जी कौन सी है? ये वाली। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, ये जो आपको एनर्जी गैप दिख रहा है, क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला गैप है? यस सुनो। एक और एनर्जी यहीं पे लिखना चाहूँगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में माइनर सा अंतर है, अक्सर लोगों को लगता है कि सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी को बैरियर एनर्जी के नाम से जाना जाता है। चलो मैं फिर बताता हूँ। थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब वो मिनिमम एनर्जी जिस पर प्रोडक्ट बन रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब वो मिनिमम एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट है रिएक्टेंट को कि प्रोडक्ट बने। तो रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी और चाहिए, मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और टोटल एनर्जी कितनी चाहिए? तो अब आप समझ गए होंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है। ये है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये एनर्जी क्या है? क्या मेरी बात समझ आ गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जिस पर प्रोडक्ट बनना शुरू हो रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी की जरूरत है प्रोडक्ट बनाने के लिए। मेरी बात समझ आ गई? तो आपने कहा सर ये बात तो मुझे कुछ ज़्यादा ही समझ में आ गई। ये है थ्रेशोल्ड। प्रोडक्ट तक टोटल इतनी एनर्जी चाहिए होगी ना थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखेंगे कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, पहले आप इसको नोट करेंगे। देखिए क्या बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? चलो लिखो, लिखें। अच्छा बना लो पहले। एक डालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या लिखेंगे बताइए? मिनिमम एनर्जी। क्या मिनिमम एनर्जी? ये एक मिनट, एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट। देखिए, या मिनिमम एनर्जी की बजाय मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी बोला जाएगा। मिनिमम एनर्जी की बजाय मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी। देखिए, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी
minimum extra energy required to reactant to reach the energy barrier, to reach the energy barrier, ब्रैकेट में लिख देना थ्रेशोल्ड एनर्जी, to reach the energy barrier और ब्रैकेट में लिख देना थ्रेशोल्ड एनर्जी called activation energy। तो आप सोच रहे हो कि सर थ्रेशोल्ड एनर्जी में लगे हाथ लिखवा दो, तो लिख लो क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी बताइए। टोटल एनर्जी, टोटल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, टोटल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कॉल्ड थ्रेशोल्ड। चीजों को ध्यान से समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अब इधर देखो, अगर मैं कहूं कि ये वैल्यू मैं बढ़ाता चला जाऊं तो रिएक्टेंट तो वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो क्या रेट कम हो जाएगा। अगर मैं ये वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो ये, अगर ये जो आप ऊंचाई देख रहे हो बढ़ता चला जाएगा, तो क्या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो क्या रेट कम हो जाएगा या के की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो जल्दी से मुझे बताओ, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या एक्टिवेशन एनर्जी की इन्वर्सली है या डायरेक्टली? इन्वर्सली। लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि कभी भी रिएक्शन का जो कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन की किसी बाकी फैक्टर पे इफेक्ट नहीं डालता, सिर्फ किसको अल्टर करता है? रेट को। ये बताया था ना। इधर देखते हैं, मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, आप बताओगे कौन सा ग्राफ विद कैटलिस्ट है और कौन सा ग्राफ विदाउट कैटलिस्ट। अच्छा, यही ग्राफ अगर मैं इसको उल्टा पलट देता, अगर मैं इसी को पलट देता तो क्या होता? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? अभी एक दो कराऊंगा उसका। फिलहाल के लिए अभी ये देखते हैं, ये एनर्जी है और मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। पहला ग्राफ, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये डेल्टा एच। क्या इन सब में से किसी के ऊपर कैटलिस्ट ने इफेक्ट डाला? कुछ नहीं हुआ, बस एक चीज पे इफेक्ट डाला। अब आपको बताना है कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कैटलिस्ट के साथ है, कौन विदाउट कैटलिस्ट के साथ। ऊपर वाला क्या है? विदाउट कैटलिस्ट। और नीचे वाला क्या हो गया? क्योंकि नीचे वाले ने क्या किया है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया ताकि रिएक्शन बड़ी तेजी से प्रोसीड हो सके। एक्टिवेशन एनर्जी कम करने का मतलब इसने क्या किया, मान लो टोटल 100 मॉलिक्यूल्स थे जिसमें सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी थी 20 किलो जूल। इस 20 किलो जूल में सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी 20 किलो जूल से ज़्यादा या उसके बराबर थी, और 50 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी 18 किलो जूल थी या उसके बराबर थी। ठीक है, तो 18 किलो जूल मान लो है, और 20 है जिनकी एनर्जी 10 किलो जूल। तो जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके 18 तक पहुंचा दिया
तो क्या अभी टोटल 60 मॉलिक्यूल हो गए जिनकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच गई? तो क्या ये 60 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे? यस और नो? तो आपने एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को अचानक से बढ़ा दिया और जिसके चक्कर में प्रोडक्ट बढ़ने लगा और फटाफट प्रोडक्ट बनने लगा, रिएक्शन का रेट बढ़ गया, रिएक्शन का रेट बढ़ गया, यानी कि के की वैल्यू बढ़ गई। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो डेटा लिखता, ये वाला डेटा बताओ कौन सा है? क्या ये ए है? बस ई लिख देता हूँ। आप सोच रहे क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और ई तो लिखना है मुझे, ई। ईसी लिखने का मतलब क्या हुआ? विद कैटलिस्ट। मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करो। आपको पता है k इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ऐसा कुछ है। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जल्दी से मुझे बताओ k का मतलब a ई टू दी पावर e बाई आर टी माइनस ई बाई आर टी, यही होगा। अच्छा, Kc की वैल्यू क्या होगी बताओ? a ई टू दी पावर माइनस ई सी बाई आर टी, यस और नो? ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। ये एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। तो अगर मैं आपसे कहता कि मैंने Kc बाई के कर दिया, तो आप कहोगे a ई टू दी पावर माइनस ई सी बाई आर टी डिवाइडेड बाई ए ई टू दी पावर माइनस ई बाई आर टी, यही तो होगा, यस और नो? तो ए ने ए को मार दिया, तो क्या Kc बाई के की वैल्यू बता सकता है कोई? ई टू दी पावर, बताना बेटा, ई माइनस ई सी बाई आर, क्या यही होगा? यस और नो? और अगर ये होगा तो ये मैं क्या इसे डेल्टा ई लिख दूं? तो Kc बाई के दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर डेल्टा ई बाई आर एल, क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं? तो जल्दी से क्या मुझे कोई, अगर मैं लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ, लॉग नहीं ln ले लेता हूँ, तो ln Kc बाई के की वैल्यू क्या होगा? डेल्टा ई अपॉन आर टी ln ई का मतलब क्या हो गया? 1। तो आपने कहा सर बहुत ही आसानी से ln Kc बाई के की वैल्यू हमने क्या? डेल्टा ई बाई आर टी। अगर लॉग लेता तो क्या होता बताइए? 2.303। तो आप कहते हैं कि 2.303 लॉग Kc बाई के दिस इक्वल टू डेल्टा ई बाई आर टी। अगर मैं यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता तो क्या आप कैलकुलेट करके दे सकते थे? आप कहते 2.303 आर टी, आगे क्या लिख दूं? लॉग Kc बाई Kc क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं है, क्या है ये? रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट। और K क्या है? रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट। K और डेल्टा E क्या है? डेल्टा E क्या है? E माइनस ई सी, यही ना? डेल्टा E इज द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, E है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, और EC क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, और Kc है रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट, और क्या है? K क्या है? रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट। जल्दी से नोट करिए।
टॉपिक है इस चैप्टर का कोलिजन थियरी। मैंने आपको कोलिजन के बारे में अभी थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको बताई। क्या बताया कि मॉलिक्यूल्स आपस में आते हैं और कोलाइड करते हैं, कोलाइड करेंगे और ब्रेक हो जाएंगे और इससे एक नया प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सपोज दैट ये दोनों मार्कर का कैप दोनों आप देख रहे हैं वो अलग अलग, मैं इन दोनों को टकराऊं और इस हिसाब से टकराऊं कि ये टूटे ना, कुछ भी होगा नहीं। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे टकराया कि टूट जाए ताकि एक्सचेंज हो सके, इसका कैप इसके पास जा सके और इसका कैप इसके पास जाए, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर ये टूटा ही नहीं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो टूटना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो कौन सी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उसके लिए रिएक्टेंट को जितने की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो एक्टिवेशन। ठीक है, लिखेंगे कोलिजन थियरी में लिखेंगे द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, number of collision per unit volume per second of the reaction mixture, of the reaction mixture it's called collision frequency, it's called collision frequency। इसे Z से रिप्रेजेंट करेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जेट से। एक यूनिट वॉल्यूम ले लो, उसमें एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मैंने कहा कि दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस कोलिजन के लिए एक मिनिमम एनर्जी जिसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हो वो चाहिए होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। मुझे प्रोडक्ट को कोलाइड करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको कोलिजन किस जगह पे करना है। ओरिएंटेशन, आप कोलाइड किए पड़े हो गलत जगह पे तो जितना मन करे उतनी एनर्जी लगा लो, बॉन्ड टूटेगा भी। तो इसलिए आपको ओरिएंटेशन का भी पता रखना पड़ेगा, कि वो इसके स्टेरिक फैक्टर का भी पता रखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल को किस जगह पे जाके कोलाइड करें कि वो मॉलिक्यूल टूट करके बिखर जाए और फिर नया बॉन्ड फॉर्म कर सके। इसे हम स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे नेक्स्ट में, इफ द प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, इफ द प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर स्टेरिक फैक्टर ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर, प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन इज P, फॉर अकाउंट टू इफेक्टिव कोलिजन इज P। P क्या है? स्टेरिक फैक्टर। तो उसके लिए जो रेट की वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू P ZAB e टू द पावर माइनस EA बाई। P क्या है बेटा? स्टेरिक फैक्टर। ZAB क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। AB लिखने का क्या मतलब है? A और B का कोलिजन की फ्रीक्वेंसी। और ये आपको पता है, R पता है, T पता है। आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म तो हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत ट्रिक दे दूँ आपको कुछ, है ना? हाँ, ये चैप्टर आपका यहीं खत्म। छोटा सा दूसरा चैप्टर था जो कि हम लोगों ने ऐसे चुटकी बजा के खत्म कर दिया, है ना?
आपने ऐसे चुटकी बजाया, चेक करो, फैन हाउस हो गया आपका। अब हमारा अगला टास्क होगा इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से, ठीक।